हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पहले कि बायोबाइट जो हम लोग की सीरीज रुक गई थी, तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग को स्टार्ट करना था तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना था? प्लांट किंगडम से। ठीक है। अब क्योंकि प्लांट किंगडम आप पढ़ चुके हो, हम लोग को स्टार्ट करना है टेरिडोफाइट से। लेकिन उसके पहले क्योंकि हम लोग को पढ़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा पहले का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर प्लांट किंगडम की बात करें हम लोग, तो प्लांट किंगडम को बेटा 5 डिवीजन में क्या है, क्लासिफाई किया गया है ना। प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन सा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। किसमें किसमें? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। है ना। पहले हम लोगों ने बेटा किंगडम क्लासिफिकेशन, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा पढ़ चुके हैं। आर.एस. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। है ना। प्लांटे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब प्लांट किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और कैसे होने चाहिए? मल्टीसेलुलर होने चाहिए। ऐसे सारे के सारे किसमें रख दिए गए? प्लांट किंगडम में। इसका मतलब है ये जितने भी डिवीजन है, इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनमें बेटा 2 फेज चलते हैं या 2 जनरेशन होती है। एक होता है बेटा गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ठीक है। अब फर्दर किंगडम के अलावा जो डिवीजन है, ये भी अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्राइटेरिया पे, है ना, अलग अलग क्राइटेरिया लिए गए हैं, उसके बेसिस पे ये डिवाइड हुए हैं। आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में मेंशन है थोड़ा सा। ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसमें हम कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं, किसी में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं, किसी में सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेते हैं, किसी में हम लोग सारे कैरेक्टर्स लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल। ठीक है। तो वो सब आप दोबारा से रिवाइज कर लेना। तो उन सब के बेसिस पे क्या है, फर्दर इसको 5 डिवीजन में क्लासिफाई कर दिया गया। अब जो 2 हमारे पास जनरेशन है, या ऐसे बोले कि कोई भी प्लांट है ना, कोई भी प्लांट है तो वो 2 जनरेशन होंगे उसमें। एक को हम लोग बोलेंगे बेटा गैमेटोफाइट और दूसरे को बोलेंगे हम लोग स्पोरोफाइट। ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट, और दूसरे को क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। कोई भी हो, है ना। अभी हमने क्या बोला कि कोई भी प्लांट हो, उसमें ये 2, उसकी पूरी लाइफ में ये 2 जनरेशन एक ना एक बार तो आएगी। अगर गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट के बाद उसी प्लांट की में कौन सी जनरेशन आएगी? स्पोरोफाइट। और अगर स्पोरोफाइट प्रेजेंट है तो उसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी? गैमेटोफाइट। मतलब क्या कि एक बार गैमेटोफाइट, एक बार स्पोरोफाइट। ऐसा नहीं है कि गैमेटोफाइट के बाद वापस से गैमेटोफाइट बन जाए, है ना, गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेटोफाइट बन जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर गैमेटोफाइट है तो उसके बाद क्या बनेगा बेटा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट है तो उसके बाद क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। जो 2 जनरेशन है ये आपस में क्या होती रहती है बेटा? अल्टरनेट होती रहती है। क्या होती रहती है? अल्टरनेट। तो इसी प्रोसेस को या इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोल देते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अब ये जो बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसकी वजह से भाई प्लांट की लाइफ साइकिल है ना, पूरी लाइफ है। अब लाइफ में दो जनरेशन आ रही हैं, तो क्या फिक्स अमाउंट के लिए है, क्या इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए है दोनों जनरेशन? ये तो कोई फिक्स नहीं है ना। कोई कम टाइम के लिए भी हो सकता है, कोई ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। तो टाइम के बेसिस पे है ना कि कौन सा कितने टाइम के लिए है, उसकी वजह से जो इसकी लाइफ साइकिल है, इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से फर्दर क्या हो जाती है, तीन टाइप की। तो हम इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से जो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल का पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो इसमें ये देख लेते हैं जो गैमेटोफाइट है, इसमें हमको ये बेटा याद रखना है कि गैमेटोफाइट हमेशा कैसा होगा, हैप्लॉइड। क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड। और ऐसे ही स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होगा, डिप्लॉइड। नाम से पता चल रहा है गैमेटोफाइट क्या बनाएगा बेटा, गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। मतलब ऐसी जनरेशन जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी जनरेशन को हम क्या बोल देंगे, गैमेटोफाइट। और ऐसी जनरेशन जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्पोर प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी जनरेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइट। इतनी बात समझ में आई। अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से कौन सा जनरेशन, कौन सा फेज, कौन सा जनरेशन कितने ज्यादा टाइम के लिए, कितने कम टाइम के लिए, इसकी वजह से जो लाइफ साइकिल है उनके क्या हो जाते हैं बेटा, डिफरेंट पैटर्न आ सकते हैं। अब ये डिफरेंट पैटर्न कैसे हो सकते हैं बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। है ना, नाम सुना होगा। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में नाम से पता चला कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द, किसी भी प्लांट की लाइफ में जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होगा उसका कैसे बीत रहा होगा बेटा, हैप्लॉइड फॉर्म में बीत रहा होगा। कैसे फॉर्म में, हैप्लॉइड फॉर्म में। अगर हैप्लॉइड होगा इसका मतलब कौन सी जनरेशन ज्यादा है, गैमेटोफाइट। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो ज्यादा टाइम के लिए है, डोमिनेंट है, वो क्या हो जाएगा बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें पाया जाता है, एल्गी में। किसमें पाया जाता है बेटा, एल्गी में। डिप्लॉन्टिक है ना, डिप्लॉइड फेज। अब ऐसा प्लांट जिसमें डिप्लॉइड फेज ज्यादा टाइम के लिए होगा, मतलब स्पोरोफाइट, या हम बोल सकते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, वो ज्यादा टाइम के लिए होगा, डोमिनेंट होगा, क्या बोल देंगे बेटा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ऐसे प्लांट जिसमें जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज नियरली इक्वल टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, नियरली इक्वल टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोल देंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये बेटा पाया जाता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। इतनी बात समझ में आई, एक बार देख लो फिर आगे कंटिन्यू करें।
देख लिया भाई। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि जैसे जैसे भाई हमें पता है प्लांट किंगडम में सबसे जो प्रिमिटिव है वो कौन है, एल्गी है, और सबसे एडवांस्ड क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म्स की तरह बढ़ेंगे, तो हमारा गैमेटोफाइट जो है ये बेटा रिड्यूस होता जाएगा, और जो स्पोरोफाइट है ये इवॉल्व होता जाएगा, एडवांस होता जाएगा। ठीक है ना, ये इवॉल्व होता जाएगा और ये रिड्यूस होता जाएगा। इसलिए हम देखेंगे एल्गी में जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ये डोमिनेंट करेगा, डोमिनेंट पार्ट होगा। और जब एंजियोस्पर्म्स में होगा तो हमारा बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे एल्गी से हम एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा और स्पोरोफाइट एडवांस होता जाएगा, इवॉल्व होता जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे को स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में। अब एल्गी में आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसका जो बॉडी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कैसा होता है बेटा, थैलस लाइक। कैसा होता है, थैलस लाइक। अब इस थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो इसकी बॉडी होगी, जो एल्गी की प्लांट बॉडी होगी, इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्या होंगी बेटा, एब्सेंट होंगी। क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। अब ये जो बेटा ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू, इसका क्या मतलब है कि जैसे हम लोग कोई भी प्लांट वगैरह देखते हैं बाहर, है ना, तो उसमें हम लोग को लीव्स और स्टेम क्लियरली दिखता है, क्योंकि वो भाई क्या होता है, सॉइल के ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है, तो स्टेम और लीव्स तो हमें क्लियरली दिख जाता है। लेकिन जब अगर हम पेड़ को निकालें, है ना, जमीन से बाहर निकालें, तो उसमें रूट्स भी क्लियरली विजिबल होंगी और डिफरेंशिएटेड भी होती हैं, है ना, कि हम बता सकते हैं बहुत आराम से कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है ना। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन, कि हम देख कर ये पता कर पाए कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट लीफ है। ठीक है, लेकिन जो एल्गी होता है बेटा, इसकी जो बॉडी होती है, इसमें हम इसको देखकर रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आप नहीं बता पाएंगे इसको देखकर कि ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है ना। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, है ना, सड़क के किनारे या फिर छत में, है ना, काई जम जाती है, ब्लैक और डार्क ग्रीन टाइप की, है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, लाइकेन होता है। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो ऊपर से हम लोग देख रहे होते हैं, वो एल्गी होता है। अब आप खुद ही बताओ, क्या उसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है और कौन सा लीफ है? नहीं बता सकते, है ना। तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात बेटा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, तो इसमें क्लोरोफिल भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, है ना। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब तीसरा जो एल्गी में आपको ध्यान, जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है ना, या आप भूल सकते हो, वो है बात रिप्रोडक्शन की। अब जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, ये हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल लो, ठीक है, सेम बात है। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, है ना, गैमेट बनेंगे और साथ ही साथ उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट बन भी सकते हैं, गैमेट नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या नहीं होगा उसमें? फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेट बने या ना बने, अगर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किसी भी प्लांट के पार्ट से, है ना, प्लांट की बॉडी है उसमें पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट से, है ना। अब किसी भी पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात होती है, दो ही पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से छोड़ दो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के किसी भी प्लांट की पूरी बॉडी, है ना, जो भी वेजिटेटिव पार्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत कम होता है, मेनली क्या होता है बेटा? ज्यादा क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया प्लांट बन रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इतनी बात क्लियर है? अब फर्दर एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बेटा आइसोगैमस, दूसरे को बोल दिया हमने एनाइसोगैमस, और तीसरा क्या हो गया? oogamous। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस और तीसरा oogamous। अब इसमें क्या है? अब आइसो नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब बेटा सेम, है ना। तो जब गैमेट सेम साइज के होंगे, कैसे होंगे बेटा? सेम साइज। मॉर्फोलॉजिकली कैसे हो जाए? सिमिलर हो जाए, शेप और साइज क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए, सेम हो जाए। कैसा हो जाएगा रिप्रोडक्शन? आइसोगैमस। एनाइसोगैमस, शेप और साइज क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, है ना। एन लगाए आगे, क्या होगा? डिफरेंट शेप और साइज के होंगे, ठीक है ना। oogamous, इसमें भी क्या होगा बेटा? डिफरेंट शेप और साइज के होंगे। मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे? डिफरेंट शेप और साइज के होंगे। अब बात आती है सर इसमें और इसमें क्या फर्क है ना भाई? इसमें भी डिफरेंट साइज, इसमें भी डिफरेंट शेप साइज। तो बेटा इन दोनों में फर्क ये है कि oogamous में, है ना, हमेशा किसको याद रखो आप? oogamous को। oogamous में जो है दो गैमेट होते हैं हमारे पास, पहला मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होता है बेटा ये लार्ज होता है और इमोटाइल होता है, या हम बोलते हैं नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और जो मेल गैमेट होगा बेटा ये स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। मेल गैमेट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। मतलब एक क्या है बेटा? नॉन मोटाइल है और एक क्या है? मोटाइल है। लेकिन एनाइसोगैमस में दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्क है दोनों में। इन दोनों में किसका फर्क है? शेप और साइज का। सेम शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज। इन दोनों में शेप और साइज में डिफरेंस
नहीं है, दोनों में ही डिफरेंट शेप और साइज के होंगे, लेकिन इन दोनों में किसमें डिफरेंस आएगा, मोटिलिटी में। इसमें एक नॉन मोटाइल एक मोटाइल, इसमें दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। क्लियर है, देख लो फिर आगे। तो देख लिया। अब एलगी में बेटा एक चीज और ध्यान रखना है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी है ना, कि जो एलगी है ये फर्दर तीन में क्लासिफाई हुआ, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी और रेड एलगी। किसमें, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी और रेड एलगी। तो ये किस बेसिस पे हुआ, तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी की बात करें तो अगेन बेटा हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, है ना। तो किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने एलगी का फर्दर क्लासिफिकेशन किया, तो नंबर 1 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा, पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर, है ना, डाई। हमेशा याद रखना पिगमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर 2 स्टोर्ड फूड। नंबर 3 सेल वॉल कंपोजिशन। और नंबर 4 फ्लैजेला, है ना भाई। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से टाइप के हैं, स्टोर्ड फूड किस टाइप का है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, और फ्लैजेला कितनी है और कहां पे है, और या फिर है भी या नहीं। इन चार के बेसिस पे हमने क्या किया, एल्गी का क्लासिफिकेशन कर दिया। किसमें किसमें, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में और रेड एल्गी में। अब अगर बेटा आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एल्गी का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है, और यही चारों ऑप्शन गिवन है ना, तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, अगर यही चारों ऑप्शन गिवन है तो हम बेटा हमेशा मार्क करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि मेनली जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और सपोज करो कि यही सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है, और इनमें से कोई तीन ऑप्शन दिए हैं और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो, तब हम क्या मार्क कर देंगे बेटा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, इतना याद रखना। अब जो मतलब अब बात याद है कि सर ये मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि पिगमेंट्स क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे क्लोरोफिल है, क्या प्रेजेंट है हमारे पास, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल जो है किस कलर का होता है बेटा, या कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर, है ना। फोटोसिंथेसिस भाई सॉरी, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हो, 11th में हो, है ना, तो आगे चल के आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि क्लोरोफिल भी, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल का भी क्या होता है बेटा, स्लाइटली डिफरेंट कलर होता है।
और डिफरेंट पिगमेंट का तो डिफरेंट कलर होगा ही होगा, ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, आप में होगा इतना मान के चलते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे पहले तो 3 बार क्लासिफिकेशन कर दिया है ना। पहला किसमें, ग्रीन एल्गी में, दूसरा ब्राउन एल्गी में, और तीसरा रेड एल्गी में। ग्रीन एल्गी को हम लोगों ने क्या बोला बेटा, क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या बोला हमने, फियोफाइसी। और रेड एल्गी को क्या बोला हम लोगों ने, रोडोफाइसी। अब जो इसके बेटा कलर है ना, इसमें प्रेजेंट है हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसमें प्रेजेंट है हमारा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और इसमें प्रेजेंट है हमारा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, इतनी बात हमको याद करनी ही करनी है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि देखो सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है ना, सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो ये चीज आप एक और याद कर लो कि जो क्लोरोफिल ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक है, अब यूनिवर्सल पिगमेंट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब इतना है कि कोई भी प्लांट अगर क्या कर रहा होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, तो उसमें क्लोरोफिल ए 101% प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे आप बेटा एल्गी ले लो, एल्गी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, सब कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है। इवन ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें भी क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, वो भी कैसा है, फोटोसिंथेटिक। मतलब अगर क्लोरोफिल ए, मतलब ऐसे बोल दो कि ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा उसमें क्लोरोफिल ए 101% क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई सब क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो अभी हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल के अलावा भी क्या होते हैं बेटा हमारे पास, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ऐसे डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल के अलावा भी इनमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन पिगमेंट्स की वजह से ये क्या है बेटा, एल्गी हमारे डिफरेंट कलर के हैं। ठीक है, जैसे इसमें फ्यूकोजेंथिन होता है तो वो हमारा क्लोरोफिल के साथ मिक्स होके क्या कलर देगा, नॉर्मली ब्राउन एल्गी या ब्राउन के डिफरेंट शेड्स देगा। ठीक है, तो ऐसे सारे एल्गी को जिसमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है और अपीयरेंस उसकी कैसी आएगी, ब्राउनिश टाइप की आएगी, सारे के सारे किसमें रख दिए गए, ब्राउन एल्गी में। ऐसे ही फर्दर डिफरेंट पिगमेंट्स के साथ रेड एल्गी, और इसमें ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल का अमाउंट बाकी पिगमेंट से ज्यादा होगा, तो अपीयरेंस कैसी आएगी, ग्रीन आएगी। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब इसको आप ऐसे याद कर लेना, अगर ना याद हो तो, है ना, कि ग्रीन, ब्राउन, रेड, जीबीआर, है ना, और पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो सब में है, बी, सी एंड डी, है ना, ए बी सी डी सीधे। तो ये याद कर लेना कि कौन से में क्या है। अगर जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद ना हो शॉर्ट में याद कर लेना, है ना। या तो जीबीआर याद कर लो,
और या तो साइंटिफिक नेम से याद कर लो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CPR, ठीक है। देख लो इसको, इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स रिवाइज कर लेते हैं। देख लिया भाई, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रायोफाइट। अच्छा, ब्रायोफाइट में जैसे एल्गी में हम लोग पढ़े थे मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट, है ना। रिवाइज कर दिया है, आपके में नोट्स में मेंशन होगा जो आप बना चुके हो कि एल्गी में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, गैमेटोफाइट, ठीक है ना। स्पोरोफाइट सिर्फ और सिर्फ कौन रिप्रेजेंट करता है, जाइगोट, एल्गी में लाइफ साइकिल पैटर्न पे आप में लिखा होगा। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट, इसमें भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफाइट, क्या है, गैमेटोफाइट, है ना। यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, मेन प्लांट बॉडी से क्या मतलब है हमारा, मेन प्लांट बॉडी यहां पे कैसी होगी बेटा हमारी, गैमेटोफाइट, है ना। तो बेटा यहां पे तो लिखा है कि मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी से क्या मतलब है, मेन प्लांट बॉडी से यह मतलब है जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब कैसा हो बेटा, फ्री लिविंग, मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। अब दूसरे पे डिपेंड ना होने का मतलब क्या है, प्लांट है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, खुद का खाना खुद बनाना पड़ेगा, तभी दूसरे पे डिपेंड नहीं है ना। भाई हम लोग भी हैं, हम लोग भी किस पे डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है ना। हम लोग प्रोड्यूसर तो है नहीं, क्या है, कंज्यूमर है। तो मेन प्लांट बॉडी का मतलब है कि दोनों जनरेशन में ऐसी प्लांट बॉडी जो क्या हो बेटा, इंडिपेंडेंट हो, फ्री लिविंग है। इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। दूसरा क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक भी है, और इसीलिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, ठीक है। इसी में दूसरी बात लिख लेना कि जो स्पोरोफाइट है बायोफाइट का, ये डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब जो ब्रायोफाइट्स है बेटा, ये हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। जो भी एल्गी थे सब किस पे थे बेटा, पानी में थे, वाटर पे थे। पानी से, है ना, वाटर से टेरेस्ट्रियल प्लांट या लैंड प्लांट सबसे पहले कौन है, ब्रायोफाइट।
ऐसे ही ये सबसे पहले आर्चिगोनिएट्स है। क्या है बेटा? आर्चिगोनिएट्स। आर्चिगोनिएट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या प्रेजेंट हो? आर्चिगोनिया प्रेजेंट हो। अब है कि आर्चिगोनिया क्या है? तो बेटा आर्चिगोनिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल गैमेट। या आप ऐसे बोल दो कि फीमेल गैमेट को कवर करने वाला स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोल देंगे? आर्चिगोनिया। ठीक है? तो आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ओवम प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। तो ये ऐसे पहले प्लांट हैं जिनमें क्या आया है? आर्चिगोनिया आया है, जिसमें फीमेल गैमेट के चारों तरफ एक क्या है बेटा? स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कवरिंग डेवलप हुई है, जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? फीमेल गैमेट को। ठीक है? एक मिनट बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स है, फर्स्ट आर्चिगोनिएट्स है, और ऐसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या आया है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पहली बार इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है, वो कौन है बेटा? ब्रायोफाइट्स। कौन है? ब्रायोफाइट्स। पहली बार लैंड में कौन से प्लांट्स देखे गए? ब्रायोफाइट्स। पहली बार आर्चिगोनिया किसमें डेवलप हुआ? ब्रायोफाइट्स। और पहली बार इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें हुआ? ब्रायोफाइट्स में। अब इसमें बेटा क्या एब्सेंट था? अगर हम बात करें कि इसमें क्या एब्सेंट है, ठीक है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी में, किसमें क्या है बेटा? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्या है? एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? थैलस लाइक। कैसा है बेटा? थैलस लाइक। लेकिन लेकिन एल्गी से क्या है बेटा? मोर डिफरेंशिएटेड है। एल्गी से क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को एनसीईआरटी ने राइजोइड्स बोला हुआ है। बात क्लियर है? तो ट्रू रूट, स्टेम और लीव नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी है। एल्गी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलस लाइक होगा, लेकिन एल्गी से क्या है बेटा? ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, मोर डिफरेंशिएटेड है। ठीक है? दूसरा बेटा वेस्कुलर बंडल्स, या हम बात करें वेस्कुलर टिश्यूज, क्या है? एब्सेंट है। अभी यहां पे वेस्कुलर टिश्यूज नहीं बने हैं। ठीक है? यहां पे वेस्कुलर टिश्यूज नहीं बने हैं। और बेटा एक और वर्ड आता है हिट्रोस्पोरी, है ना? हिट्रोस्पोरी या हिट्रोस्पोरस। तो जो हिट्रोस्पोरी है, लिख नहीं रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं कि हिट्रोस्पोरी भी क्या है? बायोफाइट्स में एब्सेंट है। पहली बार हिट्रोस्पोरी देखी गई थी टेरिडोफाइट्स में। आगे अभी हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो पहली बार हिट्रोस्पोरी देखी गई थी टेरिडोफाइट्स में, तो मतलब बायोफाइट्स में क्या होगी? एब्सेंट होगी। इतनी बात क्लियर? देख लो। अच्छा, इसको भी जल्दी से 10 सेकंड में, फिर आगे स्टार्ट करें।
देख लिया? यहीं पे लिख दें क्या? एनसीईआरटी में बेटा एक बात और लिखी हुई है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, और आपके में भी नोट्स में भी लिखा हो। ठीक है, कि ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि लैंड पे तो आ गए है ना, अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे बेटा, फर्स्ट लैंड प्लांट से, तो लैंड पे तो आ गए, लेकिन अभी भी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं कि उसी में एक बात और बताते हैं। ऑल्सो नोन एज amphibians of plant kingdom because they require water for fertilization। ये इसको बेटा ऐसे लिख लो, they are dependent on वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लैंड पे तो आ गए, लेकिन अभी भी वाटर के लिए किस पे, फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वाटर में। मतलब अगर वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नया बायोफाइट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अभी भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। अब इसी में फर्टिलाइजेशन से एक बात याद आई कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये हम लोग ने देखा कैसा होगा बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और कैसा होता है बेटा? oogamous होता है। कैसा होता है? मेनली oogamous होता है। और अभी देखो हम लोग ने क्या पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड होंगे? वाटर पे। तो जब ऐसा फर्टिलाइजेशन, जब ये किस पे डिपेंड हो? वाटर पे डिपेंड हो। ठीक है, और oogamous है, तो चल के कौन जाएगा? मेल गैमेट। चल के कौन जाएगा? मेल गैमेट। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा जूडियोगेमी। क्या बोलते हैं? जूडियोगेमी, है ना। जूडियोगेमी का मतलब क्या है? कि जो मेल गैमेट है, जूडियोगेमी का मतलब क्या है? कि मेल गैमेट, क्योंकि ये मोटाइल है, क्योंकि ये मोटाइल है, ये जाएगा किसके पास? मेल गैमेट का, सॉरी फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। वाटर एक्ट्स एज मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। वाटर एक्ट्स एज मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। इतनी बात समझ में आई?
दूसरी बात, अच्छा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं थैलस कैसा होगा, सॉरी ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होगी, बॉडी कैसी होगी, थैलस लाइक होगी बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एलगी। क्लियर। अब जो राइजोइड से बेटा जो रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है ना, यूनिसेलुलर लिवरवर्ट्स, मल्टीसेलुलर मॉसेल। ये जो एक दो पॉइंट है ना, अच्छे से एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, बाद में काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायोफाइट्स में जनरल इतना है, उसके बाद फिर आता है बेटा लिवरवर्ट्स और मॉसेल। दो में हम लोग के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो में क्लासिफाई किया गया है फर्दर बायोफाइट्स को, लिवरवर्ट्स और मॉसेल्स में। ठीक है ना। जो लिवरवर्ट होता है बेटा, इसमें जो स्पोरोफाइट होता है ये 100% टोटली कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे। जो मॉसेल होते हैं उसमें पार्शियली डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। पार्शियली का मतलब क्या है कि खाना तो हम खुद बना लेंगे लेकिन खाने का सामान हमारे पास नहीं है, सामान हम तुमसे लेंगे। ठीक है ना। और टोटली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ना हमारे पास सामान है ना हमें खाना बनाना आता है, सामान भी तुम्हारा, बनाओ भी तुम, खाएंगे सिर्फ हम। ठीक है। तो लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट होगा वो कंप्लीटली टोटली डिपेंडेंट होगा, मॉसेस में पार्शियली डिपेंडेंट होगा। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होते हैं बेटा, कवर्ड होते हैं, जैकेटेड होते हैं। ठीक है ना, मल्टीसेलुलर होते हैं। आर्चिगोनिया वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा oogamous होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और क्योंकि मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा वाटर के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ज़ूडियोगैमी, है ना। कभी कभी ये वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, तो कभी पेपर में है तो ऐसा ना लगे ना कि पहली बार देखें, इसलिए इसको याद रख लेना, है ना। एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन नहीं है, तो परेशान मत होना, सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है ना। और पेपर वाले ये दे भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, उनके मूड के ऊपर। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एनसीईआरटी में कोई बात लिखी है तो उसके बारे में जो टर्मिनोलॉजी है वो हम पहली बार सुन रहे हैं। क्लियर है, तो देख लो। इसके बाद आगे स्टार्ट करो। देख लिया भाई। चलो, अब इसके बाद हम लोग को ये बेटा आपका मतलब अभी तक जो पढ़ा था उसका क्या हो गया, एक तरीके से रिवीजन हो गया। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो स्टार्ट करना है टेरिडोफाइट। ठीक है। तो टेरिडोफाइट में चलो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी यहां से हम लोग को प्रॉपर पढ़ना था, तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं टेरिडोफाइट के बारे में, है ना। पहला, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी है बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है कि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों होंगे, है ना। इसका मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों होंगे, और क्या होंगे, नियरली इक्वल टाइम के लिए होंगे। ठीक है। तो यहां पे इसका जो गैमेटोफाइट है
ब्रायोफाइट में अभी हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, लेकिन स्पोरोफाइट क्या था, डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे। यहां पे जो गैमेटोफाइट है ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट हर डिवीजन में क्या हो रहा है बेटा, इवॉल्व हो रहा है। तो जो स्पोरोफाइट है ये भी यहां पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये भी यहां पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट, है ना। और अच्छा टाइम क्या हो गया बेटा, है ना, टाइम आपका 6 से ऊपर हो गया है। अब आपकी क्लास होगी, है ना। तो आज यहीं पे हम लोग टेरिडोफाइट से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, बढ़िया रिवाइज कर लेना जो हो गया है। नेक्स्ट क्लास में टेरिडोफाइट से वापस से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी रीड करके आना, ओके।